नमस्कार, मैं हूं विशाल शर्मा और आप देख रहे हैं मनी सेंट्रल। ये एक ऐसा शो है जहां हम गवर्नमेंट पॉलिसी से लेकर इकोनॉमी, शेयर बाजार और पर्सनल फाइनेंस यानी आपकी जेब से जुड़े मसलों पर बात करते हैं। इन मसलों को आसान भाषा में विस्तार से समझाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी और वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार प्रवीण शर्मा। सर, आपका मनी सेंट्रल में बहुत स्वागत है। थैंक यू विशाल। म्यूचुअल फंड मार्केट और ब्रोकिंग बिजनेस में आने वाले दिनों में बड़ी हलचल देखने को मिल सकती है। ये हलचल मचाने की तैयारी है मुकेश अंबानी की। जिस तरह से मुकेश अंबानी ने जियो के जरिए घर घर में सस्ता मोबाइल डेटा पहुंचा दिया, ठीक उसी तरह की तैयारी म्यूचुअल फंड और ब्रोकिंग बिजनेस में भी है। जियो ब्लैक रॉक म्यूचुअल फंड के जरिए छोटे से छोटे निवेशकों तक म्यूचुअल फंड की पहुंच बनाने की तैयारी में। लेकिन एक वर्ग ऐसा है जिसमें खलबली मची हुई, वो है ग्रो, जीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स की। कहा जा रहा है कि जियो ब्लैक रॉक के आने से डिस्काउंट ब्रोकर्स का धंधा चौपट हो सकता है। क्या क्या फैक्टर्स हैं, आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। इसके अलावा चर्चा करेंगे इंडिया यूएस ट्रेड डील की। भारत और अमेरिका के बीच प्रपोज्ड बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट पर जो अंतिम फैसला है वो जल्द लिया जा सकता है। कहा तो यह भी जा रहा है कि समझौते का खाका लगभग तैयार, लेकिन कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर मतभेद अब भी बने हुए हैं। इसी को लेकर आज एसबीआई रिसर्च ने अपनी एक रिपोर्ट पेश की। क्या कहा गया है इस डिटेल रिपोर्ट में, कोई चिंताजनक बात है या नहीं, जानने की कोशिश करें। अंतिम में चर्चा करेंगे सियाम के डेटा की। खबरें ये आ रही हैं कि जून महीने में कारों की बिक्री 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। क्यों नहीं बिक रही है गाड़ियां? इसके अलावा भारत में नई कारों के मुकाबले दोगुनी स्पीड से पुरानी कारों की सेल हो रही है। इसके पीछे की क्या वजह, जानने और समझने की कोशिश करें। तो चलिए फटाफट करते हैं मनी सेंट्रल की शुरुआत। जियो ब्लैक रॉक के स्टॉक ब्रोकिंग बिजनेस में एंट्री लेने से कई डिस्काउंट ब्रोकर्स के दिल की धड़कन तेज हो गई। ग्रो, जीरोधा जैसे डिस्काउंट ब्रोकर्स को यह डर सता रहा है कि जियो प्लस ब्लैक रॉक यानी पावरफुल कॉम्बो इनका पूरा धंधा ही चौपट ना कर दे। प्रवीण सर, कैसे देख रहे हैं इस खबर को? नहीं, देखिए, जो डिस्काउंट ब्रोकिंग का बिजनेस था वो पिछले कुछ वक्त से, खास तौर पर पिछले साल से जब सेबी ने कुछ रूल्स को चेंज किया, तब से एक मुश्किल का दौर का सामना कर रहे हैं। और अगर आप जीरोधा के फाउंडर जो नितिन कामत हैं, उनका भी अगर आप बयान देखेंगे हाल के वक्त में, तो उन्होंने भी कहा कि हम इतने लंबे पीरियड में, लगभग 15 साल के पीरियड में पहली बार डी ग्रोथ का सामना कर रहे हैं और हम सबके सामने मुश्किल है। अब मुश्किल और बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। एक तरह से कहें कि लगभग पिछले कुछ वक्त में 20 लाख जो है वो एक्टिव सब्सक्राइबर्स जो हैं, यूजर्स कहिए, हाँ, वो इन ब्रोकर्स ने खोए हैं, खत्म किए हैं, हुए हैं। अब उनको दूसरा झटका लगने वाला है जियो और ब्लैक रॉक की स्टॉक ब्रोकिंग के धंधे में एंट्री से जी। और ये एक वाकई एक बड़ा थ्रेट है, जैसा खुद इंडस्ट्री के जो जानकार हैं, लोग हैं, वो और बार बार अलग अलग तरह की जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें भी इस बात का जिक्र किया जा रहा है कि इनके सामने जो डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउस है या जीरो ब्रोकिंग वाला जितना बिजनेस है, चाहे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गए, इस तरह के तमाम जो फहरिस्त है, उन सबके सामने खतरा है। सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है जियो ब्लैक रॉक के सामने जी? सबसे बड़ा एडवांटेज है एक तो टेक्नोलॉजी का, एक डिजिटल टेक्नोलॉजी, डिजिटल फर्स्ट की जो एक उसके साथ सोच के साथ आने का प्लान है। एक तो वो बड़ा बेनिफिट है। दूसरा बड़ा बेनिफिट ये है कि जो ब्लैक रॉक की ग्लोबल लेवल पे जो फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स के साथ डील करने की, उसमें इन्वेस्टमेंट का जो एक्सपर्टीज़ है वो जियो के साथ है। और तीसरी चीज़ जो बड़ी है वो ये है कि जियो प्लेटफॉर्म के जरिए पूरे देश में जो एक लंबा चौड़ा नेटवर्क है, करीब 45 करोड़ लोगों तक सीधी जो पहुंच है जियो की, वो बाकियों को इस पूरे जो मुकाबले में कहीं पीछे छोड़ देता है। विशाल जी, प्रवीण सर, अब मैं आपसे समझना चाहूँगा कि जैसे ग्रो, जीरोधा और तमाम आपने एंजल वन का नाम लिया, तो क्या इनको अपने प्राइसिंग मॉडल को रिविजिट करना पड़ेगा, ये हम आपसे समझना चाहेंगे? नहीं, देखिए, इनके सामने मुश्किल है कि प्राइसिंग को, जियो के सामने ये एक फ़ायदा है कि वो अपना जिस तरह का जियो का जब फ़ोन लेके आए थे, जब जियो की सिम आई थी, उस वक्त सस्ता डेटा और जीरो या नियर जीरो के आसपास के जो प्राइसिंग रखी गई थी, उसने टेलीकॉम सेक्टर में एक डिस्ट्रप्शन पैदा किया था, डिस्टर्बेंस क्रिएट किया था। वैसा ही माना ये जा रहा है कि इस पूरे बिजनेस में, स्टॉक ब्रोकिंग के बिजनेस में जियो ब्लैक रॉक मिल के जीरो या नियर जीरो
जो है प्राइसिंग या कॉस्ट जो है वो रख सकते हैं। इनके लिए उस प्राइसिंग पे उतर पाना बाकियों के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि एक तो आपको ग्राहकों तक पहुंचने की मुश्किल है उस रेस्पेक्ट में। जियो के पास पहले से एक नेटवर्क तैयार है जहां पे आप गांव देहात तक पहले से मौजूद है, मोबाइल फ़ोन के जरिए, सिम के जरिए, और दूसरे जो रिटेल आउटलेट्स हैं उनके जरिए। ये एडवांटेज इनके सामने नहीं है, ऐसे में आपकी कॉस्ट जो है ज़्यादा हो जाती है। दूसरी चीज़, जियो का जो प्लान है वो पूरा ये है कि उनको डायरेक्ट पूरा इस बिजनेस में आना है, मतलब डिस्ट्रीब्यूटर्स को हटा रहे हैं वो। बिल्कुल। तो अब आप समझिए कि अगर म्यूचुअल फंड की बात करें तो बीच में जब एक आपका स्टेप कम हो गया तो आपके पास मौका इस बात का होगा कि आप प्राइसिंग को कम करें। जैसे कि मान लीजिए एक्सपेंस रेशियो का मामला आ जाता है म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के लिए, वहाँ पे भी 1.78% से लेकर 2.5% तक एक्टिव जो फंड्स हैं उनमें चार्ज लिए जाते हैं, टोटल एक्सपेंस रेशियो। जो अगर आप सीधे पहुँचेंगे तो आपको लगभग 0.5% से लेकर 0.6% तक का बेनिफिट वहाँ हो जाता है। ये बेनिफिट जियो को मिल सकता है क्योंकि आप सीधे पहुँच रहे हैं, आप डिस्ट्रीब्यूटर्स या रेगुलर प्लान लेके नहीं आ रहे जी। तो ना केवल स्टॉक ब्रोकिंग के धंधे में बल्कि दूसरे प्रोडक्ट्स यानी म्यूचुअल फंड और एसआईपी में भी जो जियो ब्लैक रॉक के पास जो एक एज है उसका फ़ायदा मिलेगा, और उसके जो कॉस्ट एडवांटेज होगा उसका फ़ायदा ये कस्टमर्स को दे सकते हैं। ये फ़ायदा जो बाकी के जो जीरो या डिस्काउंट ब्रोकिंग हाउसेज हैं उनके पास देने की सहूलियत नहीं होगी। 2-3 पॉइंट और है सर, मैं आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। देखिए, जियो के पास कहा जा रहा है कि ऑलरेडी करोड़ों यूजर्स हैं, जैसा कि आपने कहा 45.7 करोड़ के आसपास है। उनको कहा जा रहा है कि वो क्रॉस सेल करना उनके लिए बहुत आसानी हो जाएगा, जबकि ग्रो और जीरोधा के बारे में कहा जा रहा है कि उनको अब नए एक्टिव यूजर्स को लाने के लिए जो कंपैरिजन अगर किया जाए जियो से तो बड़ा कॉस्टली सौदा हो सकता है, उसमें उनको ज़्यादा पैसे देने पड़ सकते हैं। इसके अलावा इनको प्रचार प्रसार करने के लिए जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं उनको एड्स पर जो स्पेंड है वो और ज़्यादा बढ़ाना पड़ सकता है। तो जिस तरह से ये 0-0 वाले मार्जिन में थे, तो 0-0 वाला भी गेम जो है सर वो भी अब लगता है कि लंबा चलने वाला है। नहीं, जीरो देखिए जंग तो है इस सेक्टर में, और अभी इंडिया में आप समझिए कि लगभग अगर हम हायर उस पर भी चले तो तकरीबन 20 करोड़ डीमेट खाते हैं, और आबादी है देश की 140 करोड़। अब उसमें अगर आप 60-70% भी अगर आप डेमोग्राफिक डिविडेंड के हिसाब देख लीजिए, बल्कि अगर हम 18 साल से लेके और 60-65 साल की उम्र तक के अगर हम लोगों को देखेंगे तो वो आबादी तकरीबन 70-75% की बैठेगी जी। ये वो आबादी है जो काम कर रही है, जो पैसा कमा रही है। यही वो आबादी है जो आगे चल के शेयरों में और एसआईपी में पैसा लगाएगी। तो मार्केट अभी असल में बहुत बड़ा है, और आपके पास खाते कितने, केवल 20 लाख खाते हैं। तो 20 लाख खाते से लेके अगर 20 करोड़ खाते हैं, तो 20 करोड़ खाते से आपको 60-70 करोड़ खाते का मतलब अभी 3 गुना मार्केट बढ़ सकता है जी। और तो मार्केट बहुत बड़ा है जी। और एयूएम की बात की जाए सर, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के एयूएम की बात की जाए तो 72 लाख करोड़ के आसपास का तो एयूएम अगर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री तो बढ़ के जून का जो आंकड़ा आया है 74 लाख करोड़ पे पहुंच गया है। एग्जैक्टली। चलिए, एक और पॉइंट है सर, उस पर भी आपसे डिस्कस करना चाहेंगे। जैसे ग्रो और जीरोधा को बाजार में अपनी स्थिति बनाए रखने के लिए कहा जा रहा है कि नई सुविधाएं और नए सर्विसेज को ऐड करना पड़ सकता है। अब वो क्या हो सकती है, जैसे एडवांस ट्रेडिंग टूल्स की बात कही जा रही है सर। इसके अलावा कहा जा रहा है कि बेटर एनालिसिस आपको देना पड़ेगा। उसके अलावा थर्ड पॉइंट ये है सर कि कस्टमर सपोर्ट को आपको और बेहतर करना पड़ सकता है। अब देखिए सर, वहां तो आप खेल हो नहीं सकता है, 0-0 वाला मामला हो गया, तो अब एक वैल्यू एडिशन जो आप अपने व्यूअर्स को दे सकते हैं या कस्टमर्स को दे सकते हैं या ट्रेडर्स को दे सकते हैं, वहां 3 पॉइंट ये सामने आ रहे हैं कि आपको बेटर ट्रेडिंग टूल्स देना पड़ जाए। इस पर अगर आपके कोई कमेंट? नहीं, देखिए इस मामले में भी जियो के पास ज़्यादा महारत है, क्योंकि आपके पास ब्लैक रॉक जैसा ऐसा पार्टनर है जो कि ग्लोबल लेवल पे और दुनिया का सबसे बड़ा एसेट मैनेजमेंट जो कंपनी है एक तरह से एयूएम के मामले में कहा जाए, तो उसके साथ आने से अलादीन जैसा जो सॉफ्टवेयर है इन्वेस्टमेंट को लेके, रिलायंस, जियो और ब्लैक रॉक का ये जो जेवी है ये और ज़्यादा बेहतर आपको सर्विसेज और आपको कहें कि टूल्स इन्वेस्टमेंट के, उनका एनालिसिस, उनका बाकी का जो पूरी चीज़ें हैं फीचर्स वो दे सकते हैं आगे अपने प्लेटफॉर्म पे। अब ये जो डिस्काउंट ब्रोकर्स हैं इनसे कैसे compete करेंगे ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, तो इसमें आपको गेम को और ऊपर निकालना होगा जी।
तो ये एक बड़ी समस्या जो बाकी के कंपनियां हैं उनके सामने पैदा होती हुई दिख रही है। एक और लेटेस्ट खबर ये है सर कि सेबी से 8 नए फंड्स की शुरुआत करने की मंजूरी मांगी गई है जियो ब्लैक रॉक के द्वारा, और 3 का तो आपने हाल देख ही लिया सर। 3 एनएफओ के जरिए 17,800 करोड़ रुपए जुटा लिए गए थे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि क्या सक्सेस रेशियो है सर। उसके बाद अगर 8 फंड्स की बात की जाए सर, तो इस पर अगर आप कुछ कमेंट करना चाहेंगे। बिल्कुल, ये माना ये जा रहा है, जैसी न्यूज़ आई है, जैसी खबरें आई, उस हिसाब से ये है कि इस साल के अंत तक तकरीबन 1 दर्जन फंड उतारने का प्लान जियो ब्लैक रॉक का है। 3 उसमें एनएफओ आ गए हैं जो कि उसके लिए भी खुल गए हैं अब दोबारा से सब्सक्रिप्शन के लिए। बाकियों के बाकी फंड्स के लिए अप्रूवल के लिए सेबी के पास गया हुआ है, देखिए कब उसके लिए मंजूरी मिलती है। जी, अब प्रवीण सर एक और प्रश्न है, मेरा लास्ट सवाल है। जियो ब्लैक रॉक सर, भारत में कहा जा रहा है कि पैसिव और एक्टिव दोनों तरह के फंड्स को ना मिक्सचर, मतलब समझिए कि उसका जो मिक्स प्रोडक्ट है उसको पेश करने की कोशिश कर रही है। ये मामला हम समझना चाहेंगे आपसे सर कि क्या होता है एक्टिव फंड, पैसिव फंड, उसमें क्या पैसिव में तो महारत शायद जियो माफ कीजिएगा ब्लैक रॉक की है, और ये वाला जो मामला है सर इसको भी समझा दीजिए। देखिए, पैसिव और एक्टिव सीधा सीधा जैसा जो नाम से जिनके जाहिर होता है कि पैसिव फंड मतलब आपको बहुत ज़्यादा दिमाग उसमें नहीं लगाना है, वो ऑटोमेटिकली इंडेक्स से लिंक्ड हैं, आपके जैसा इंडेक्स मूव कर रहा है उस हिसाब से आपको आपका जो फंड मैनेजर है उसको बहुत ज़्यादा मगजमारी उसमें नहीं करनी। एक्टिव फंड्स में आपको लगातार मार्केट्स के साथ अपने आप को अलाइन रखना पड़ता है और उस हिसाब से ट्रेडिंग के फैसले करने पड़ते हैं। दोनों तरह के फंड्स के खरीदार या ये कहें कि उनके डिमांड मार्केट में है, पैसिव की भी है, एक्टिव की भी है, डेट फंड्स की भी है। अगर आप आंकड़े भी देखेंगे तो लगातार, और यही देखा जाएगा। और ख़ासतौर पे जो बात खास है, अभी जो आए वो तीनों डेट फंड आए जियो ब्लैक रॉक के, और डेट फंड्स को लेके ही माना जाता है कि ब्लैक रॉक की ज़्यादा महारत है। तो एक्टिव फंड्स जो हैं, और पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूं इक्विटी फंड्स में किस तरह के प्रोडक्ट्स आते हैं, उनका किस तरह का एक्सपेंस रेशियो होता है, ये तमाम चीज़ें ऐसी हैं जिस पे इन्वेस्टर्स की नज़र रहने वाली है। प्रवीण सर ने जो 3 डेट फंड्स का नाम लिया वो भी एक एडिशनल जानकारी मैं आपको दे दूं। पहला नाम है सर जियो ब्लैक रॉक ओवरनाइट फंड, दूसरा है जियो ब्लैक रॉक लिक्विड फंड, और तीसरा है जियो ब्लैक रॉक मनी मार्केट फंड। इन तीनों एनएफओ से जियो ब्लैक रॉक ने 17,800 करोड़ रुपए जुटाए थे। चलिए सर अब आगे बढ़ते हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते पर अंतिम फैसला जल्द लिया जा सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार समझौते का खाका लगभग तैयार, लेकिन कृषि और डेयरी उत्पादों को लेकर मतभेद अभी बने हुए। भारत ने अमेरिका की ओर से कृषि और डेयरी प्रोडक्ट्स पर टैरिफ में रियायत की मांग पर सख्त रुख अपनाया है। भारत ने अभी तक किसी भी व्यापारिक साझेदार के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में डेयरी सेक्टर में कोई रियायत नहीं, लेकिन इसी बीच एसबीआई ने डेयरी सेक्टर को लेकर एक चेतावनी दी। इसने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि अगर भारत का डेयरी सेक्टर अमेरिकी इंपोर्ट के लिए खोला गया तो इससे भारत के डेयरी किसानों को हर साल करीब 1.03 लाख करोड़ का नुकसान हो। सर कैसे नुकसान हो जाएगा? 1 लाख करोड़ का बहुत बड़ा डेटा है सर। बिल्कुल, देखिए उसमें मामला ये है कि अभी अगर डेयरी प्रोडक्ट्स पे देखें तो भारत अमेरिका पे तकरीबन 40% की ड्यूटी लगाता है। ठीक है, 40%, 39.8% के समथिंग की ड्यूटी भारत अमेरिका पे चार्ज करता है। और दोनों देशों के बीच में जो ट्रेड डील है, इसको हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं अपने मनी सेंट्रल में। दोनों देशों के बीच की जो ट्रेड डील है उसका जो सबसे बड़ा बोन ऑफ कंटेंशन है या जो पचड़ा है उसमें, वो 2 चीज़ों को लेके, एक एग्री प्रोडक्ट्स को लेके, दूसरा डेयरी प्रोडक्ट्स को लेके, और उसमें जीएम क्रॉप्स का मामला आ जाता है जब हम एग्रीकल्चरल क्रॉप्स की बात करते हैं। खास तौर पर मक्का की बात आ जाती है उसमें, मक्का हो गया और धान हो गया। इसको लेके भारत का रुख बहुत सख्त है कि हम अपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम किसी तरह की रियायत नहीं देना चाहते। भारत की फूड सिक्योरिटी को लेके और भारत के किसानों की आमदनी को लेके तमाम तरह के जो मसले हैं वो आते हैं उसमें जी। अब कहा यह जा रहा है कि जब ये आपका सेक्टर खुल जाएगा, सेक्टर मान लीजिए भारत इसमें रियायत देता है जी, तो उससे तकरीबन 2.5 करोड़ जो टन जो दूध है अमेरिका का वो भारत में आने का रास्ता एक खुल जाएगा। ठीक है। दूसरा, इससे क्या होगा कि दूध की कीमतें तकरीबन 15% भारत में गिर जाएंगी, क्योंकि आप समझिए कि अगर
बाहर से दूध आने लगेगा तो भारत में जो दूध की सप्लाई जो है वो डिमांड के मुकाबले बेहतर होगी, और उस वजह से दूध की कीमतें जो लगातार साल दर साल हमने बढ़ती हुई देखी है वहां पे नरमी आएगी। तो अब कंज्यूमर के एंगल पे तो ये फायदा है। अगर 15% या 20% 25% का रिपोर्ट है सर इसमें। बिल्कुल, तो अगर मान लीजिए 25% या 20% भी दाम घटते हैं या 4 या 5 रुपए की कीमत अगर आपको पर लीटर बैठती है घट के, तो वो कंज्यूमर्स के लिए तो फायदा है, लेकिन जो करोड़ों किसान हैं डेयरी से जुड़े हुए उनके लिए ये एक बड़ा झटका, और इस वजह से लगभग 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का लॉस जो है वो किसानों की आमदनी पे पड़ सकता है। और ये एक बड़ी फिक्र है जिसका जिक्र जो है वो एसबीआई की रिपोर्ट में किया गया है। चलिए प्रवीण सर, इसी से जुड़ा हुआ मामला है बेरोजगारी का। कहा जा रहा है कि डेयरी सेक्टर की देश की कुल सकल मूल्य वर्धन, यानी जिसको कि हम लोग जीवीए के नाम से जानते हैं, ग्रॉस वैल्यू एडिशन के नाम से जानते हैं, उसमें कहा जा रहा है कि 2.5 से लेकर 3% का कंट्रीब्यूशन है, जो लगभग 7.5 से लेकर 9 लाख करोड़ रुपए के बराबर है। और इस सेक्टर से करीबन प्रवीण सर 8 करोड़ लोगों को सीधा रोजगार मिलता है। बिल्कुल, अगर उनकी एंट्री होती है तो ये भी इफेक्ट होंगे, इनको भी बेरोजगारी का दंश तो ऐसे ही भारत झेल रहा है सर। तमाम रिपोर्ट्स आते रहते हैं कि भाई रोजगार नहीं है, नौकरियां नहीं है, उसके बाद अगर जो लोग ये रोजगार कर रहे हैं उन पर भी तो आफत आने वाली है। नहीं, डेफिनेटली ये एक तगड़ा झटका हो सकता है पूरे के पूरे डेयरी सेक्टर के लिए। एक लहजे से इसको अपॉर्चुनिटी में भी तब्दील किया जा सकता है अगर डेयरी सेक्टर को खोला जाता है। अगर आप अपने डेयरी प्रोडक्ट्स को वैल्यू एडिशन के जरिए डेवलप करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखिए सिर्फ और सिर्फ दूध या दही की डिमांड नहीं है देश में। अब जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं उसकी डिमांड, चाहे आप आइसक्रीम देख लीजिए, चाहे आप पनीर देख लीजिए, या इस तरह के तमाम जो प्रोडक्ट्स हैं, क्रीम हो गया, बटर मिल्क ऐसे हो गया, बहुत हो गया। बिल्कुल ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनकी डिमांड फ्रोजन या जिनकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा है। वैसे प्रोडक्ट्स की, वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स की डिमांड भी धीरे धीरे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है जी। क्या, और मसला उसमें इस बात का है कि अब तक का जो डेयरी सेक्टर का डेवलपमेंट है उसमें इन चीज़ों को डेवलप करने की, आप देखिए केवल अमूल या मान लीजिए मदर डेयरी जैसे कुछ जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं जिसमें लार्जर स्केल पे किसान जुड़े हैं, उसके अलावा देश में डेयरी सेक्टर में आपको ऑर्गेनाइज्ड तरीके से काम होता हुआ दिखाई नहीं देगा। गांव किसानों के लेवल पे। ठीक है सर। क्या वो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स बनाने की, हम चिलिंग प्लांट और इस तरह के प्रोडक्ट जिसमें दूध को आप लंबे वक्त तक रख पाएं और उसके बाद उसका इस्तेमाल कर पाएं, चाहे घी बनाने में, वो नहीं क्रिएट किएगा। वो सप्लाई चेन या वैल्यू चेन वो क्रिएट नहीं की गई पिछले साल दर साल आधार में। भले एक दुग्ध क्रांति देश ने देखी या वाइट जो रेवोल्यूशन देश ने देखा कोरियन साहब के नेतृत्व में, हाँ, इस चीज को अगर कर लिया जाता तो अमेरिका से सस्ता दूध आकर उसका आप इस्तेमाल कर पाते और उसको आप चाहे ड्राई फॉर्म में बनाने का या दूसरे तरह के दूध के प्रोडक्ट बनाकर आप उसको देश में भी खपा सकते थे और विदेश में भी खपा सकते थे जी। बट वो थोड़ा सा एक मुझे लगता है कि हमारे सामने अपॉर्चुनिटी भी हो सकती थी। जी, अपॉर्चुनिटी की आपने बात की सर, उसके भी मैंने पॉइंट्स बना रखे हैं जी। आपने कहा कि अमेरिकी बाजार तक सर हाई वैल्यू एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे कि ऑर्गेनिक फूड हो गया, मसाले हो गए, इसकी पहुंच जो है भारत के लिए एक बड़ा अवसर हो सकती है, ऐसे रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है। फिलहाल सर भारत इन प्रोडक्ट्स का अमेरिका को सालाना $1 अरब से भी कम एक्सपोर्ट करता है। कहा जा रहा है कि अमेरिकी डिमांड को देखते हुए सर ये आंकड़ा जो है ये 1 अरब से बढ़कर सीधे $3 अरब तक भी जा सकता है। इसके अलावा एक और बात कही जा रही है सर कि बाजार खुलने से न सिर्फ अमेरिका, देखिए अगर हम ट्रेड की बात कर रहे हैं तो और इसको लेके चीज़ें चल भी रही हैं सर दुनिया में अभी जो अब जो बातचीत हो रही है अलग अलग देशों के लेवल पे, वही बातचीत ये हो रही है कि ट्रेड माइनस अमेरिका, क्या उसका कोई रूपरेखा, क्या उसका कोई खाका तैयार किया जा सकता? मान लीजिए भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील होती भी और एक जो रेसिप्रोकल टैरिफ कह लीजिए 26% अमेरिका लगाना चाहता है वो मान लीजिए 15 या 20% कर देता है घटा के, उसके बावजूद आपके ऊपर ऊंचे टैरिफ हैं। तो अब जो तरीका निकाला जा रहा है दुनिया के बाकी देश, आप देखिए गौर कीजिए, एस जयशंकर इस वक्त चाइना में है। एग्जैक्टली शी जिनपिंग से मुलाकात हुई और ऐसे टाइम पे हो रही है जब दुनिया भर में इस तरह के बवाल हैं। तो दुनिया क्या रीअलाइंड होने की कोशिश कर रही है, जहाँ पे अमेरिका, चीन को भी भारत की ज़रूरत है, भारत को भी चाइना की ज़रूरत है। क्या इस तरह का कि अमेरिका से बाहर हटके भी अपने एक्सपोर्ट को या अपने इम्पोर्ट को
जी, किसी तरह का झटका न लगने दिया ट्रेड माइनस अमेरिका शब्द का आपने इस्तेमाल किया, क्या इसको मैं चाइना +1 पॉलिसी से भी जोड़कर देख सकता हूँ? चाइना +1 की वो पॉलिसी भी तो इसका स्ट्रैटेजी पार्ट थी है ना सर, कि मान लीजिए कि अमेरिका को अगर आप नई सामान बेचना चाहते हैं या उसको सेंस ऑफ एलियनेशन में छोड़ना चाहते हैं, तो चलिए भाई हम इधर अपना एक व्यापार समूह बना लें और इधर हम अपना धंधा चलाएं। हाँ, यही कोशिश हो रही है। बाकी की दुनिया की आबादी अगर अमेरिका को हटा दीजिए तो कोई खास फर्क पड़ता नहीं है। 7-8 अरब की अगर आप दुनिया भर की अगर आप आबादी देख लीजिए तो अमेरिका को हटा के तो दुनिया की बड़ी आबादी मौजूद है। चाहे उसमें मिडिल ईस्ट देख लीजिए, चाहे लैटिन अमेरिका देख लीजिए, चाहे आप साउथ एशिया देख लीजिए या साउथ ईस्ट एशिया देख लीजिए। Exactly. दुनिया भर के देश इस वक्त एक ही समस्या से का सामना कर रहे हैं, वो है कि टैरिफ जो ऊंचे लगे हैं उससे अपने देश के रोजगार, धंधे और कारोबार को बचाया कैसे जाएगा। अब टैरिफ की बात हो रही है सर, आज ही खबर आई है रूस पर कहा जा रहा है कि आप अगर युद्ध नहीं रोकेंगे 100% टैरिफ आप पर लगा दिया जाएगा। बिल्कुल। तो ये तो टैरिफ वाला जो वॉर है ये थमता हुआ कहाँ दिख रहा है सर? कभी चाइना को लपेटे में लिया जा रहा है, कभी इंडिया को लपेटे में लिया जा रहा है, कभी और दूसरे कंट्रीज को कहा जा रहा है। तो इस तरह की दबाव की जो रणनीति है, इससे तो मुझे लगता है कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस खत्म होने का नाम नहीं लिख रहा है। नहीं, और उसी वजह से देखिए भारत और अमेरिका के बीच में ट्रेड डील हो भी नहीं पा वो रही जल्दी। बातचीत कब से चल रही है और उस बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकल पा रहा। भारत ने भी पिछले, और मैं कई बार इस बात को दोहरा चुका हूँ, पिछले कुछ वक्त में अगर आप देखेंगे तो भारत ने अपना रुख थोड़ा सा सख्त किया है टैरिफ को लेके, पूरे ट्रेड को, अमेरिका के साथ मसले को लेके। अब भारत उतनी रियायतें देने के लिए शायद राजी नहीं है, हो सकता पहले राजी हो जाता। तो हाल के वक्त में कुछ घटनाएं ग्लोबल लेवल पे जिस तरह की हुई हैं उसमें भारत ने थोड़ा सा रुख अपना अलग किया है, और जो रीअलाइनमेंट दिखाई दे रहा है ग्लोबल लेवल पे शायद उसका भी असर ये हो सकता है। जी, एक लास्ट पॉइंट है सर, कहा जा रहा है कि बाजार खुलने से अमेरिका से कोल्ड स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और टेक्नोलॉजी आधारित जितने भी जो प्रिसीजन फार्मिंग जैसे जो सेक्टर्स हैं उनमें निवेश आ सकता है। ये बड़ा गुड पॉइंट है हम लोग के पक्ष में। तो जितना हम लोगों ने नेगेटिव पक्ष को भी डिकोड करने की कोशिश की, तो कुछ जो पॉजिटिव पक्ष है उस पर भी बात कर लेना बहुत ज़रूरी है सर। इन सेक्टर्स में अगर निवेश आएगा तो ये तो अच्छी बात है हमारे लिए। बिल्कुल आना चाहिए, और इनफैक्ट भारत का भी जो कृषि प्रधान देश है सर, बिल्कुल मशीनरी है या कोल्ड स्टोर टेक्नोलॉजी है, कोल्ड स्टोरेज की या कोल्ड चेन की, उसकी भारत को अभी भी पिछले 10-12 साल में इसमें बड़ा बदलाव हुआ भी है। कोल्ड चेन को देख लीजिए या इस तरह के वेयर हाउस देख लीजिए जहां सब्जियों का स्टोरेज हो जाए, शेल्फ लाइफ बढ़ जाए, उस पे लेकिन अभी भी लार्ज स्केल पे काम किया जाना बाकी है। सर मुझे याद है, आप अगर मैं गलत हूँगा तो आप मुझे करेक्ट कीजिएगा, बहुत हाल फिलहाल के समय में एक अलग मंत्रालय बनाया गया था फूड प्रोसेसिंग, पंजाब की है। अच्छा, पुराना है। हाँ, मतलब अटल बिहारी वाजपेयी के वक्त से फूड प्रोसेसिंग मिनिस्ट्री मौजूद है। लेकिन सर बनी हुई है, लेकिन फूड प्रोसेसिंग के सेक्टर में कितना काम किया गया ये हमें और आपसे छुपा हुआ नहीं है सर। आज भी सर देखिए, जो फ्रूट्स, जो रॉटन फ्रूट्स हो जाते हैं, जो उनको बचाने की जो जुगत होनी चाहिए, या तमाम जितने भी जो धान आप देखिए या गेहूं देखिए, तमाम तरह के जो ग्रेनरीज देखिए, आप एफसीआई के गोदाम में बाहर सड़ते हुए नजर आता है। बारिश होती रहती है, तो फिर भी आपको मैं बताऊं बहुत मैनेजमेंट बेटर हुआ है। आप या मतलब आपको पता नहीं याद होगा कि नहीं, लेकिन 98, 99 या उसके पहले के अगर आप दौर को देखेंगे या इनफैक्ट 2009-10 तक भी देखेंगे तो हालत जो थी वो बहुत बुरी हालत थी। एफसीआई की गोडाउन्स की हालत देख लीजिए या ग्रेन्स के प्रोक्योरमेंट की सिचुएशन को देख लीजिए, वो सिचुएशन बहुत ख़राब थी। चाहे आप वेजिटेबल्स को देख लीजिए, पेरिशेबल आइटम जितने भी हैं उनका सप्लाई एक जगह से दूसरी जगह हो नहीं पाता था। अब तो सिचुएशन बहुत बेटर हो गई है। इनाम्स लेकिन नहीं, इनाम के आने से प्लस क्या है कि जो सब्जियों के कोल्ड स्टोरेज जो लगे हैं, है ना, वो उनकी बड़ी मदद मिली है। जो डेडिकेटेड ट्रेन्स जो चलाई गई हैं जहाँ पे कि जो प्रोड्यूसिंग टॉप स्कीम भी चलाई थी मोदी सरकार ने, टॉप टोमेटो, ओनियन और पोटैटो, इसको प्रिजर्व करने के लिए। बिल्कुल, तो उसने देश में प्राइसिंग को भी स्टेबलाइज करने में हेल्प की। मान लीजिए नॉर्थ के किसी पार्ट में आलू का दाम कम है, साउथ में ज़्यादा है, तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी थी कि आपने ट्रेन से आलू को पहुँचाया और वहाँ पे कीमतों को एक तरह से जो वेजिटेबल्स की कीमत है उनको स्थिर करने में मदद मिली। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं। भारतीय ऑटोमोबाइल सेक्टर इस समय एक बड़े संकट से गुजर रहा है। पिछले कुछ समय से इस क्षेत्र में मंदी देखी जा रही और पूरी इंडस्ट्री कई चुनौतियों का सामना कर रही। ताज़ा अपडेट सियाम से जुड़ा हुआ है। सियाम के आंकड़ों के मुताबिक जून महीने में कारों की बिक्री जो है 18 महीने के निचले स्तर पर पहुंच गई। प्रवीण सर, क्यों नहीं बिक रही है गाड़ियाँ? लगातार हम लोग इस पर जो है अपनी कवरेज जो है बनाए हुए रख रहे हैं। 52,000 करोड़ का स्टॉक पाइल अप,
लगातार इन्वेंट्रीज बढ़ रही है। आप जियोपॉलिटिकल टेंशन्स की बात कर लीजिए सर, चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट वाला मामला देख लीजिए, उस तरह से कहा जा रहा है कि सप्लाई रुक सकती है और तमाम तरह के। इसके पहले भी प्रवीण सर मैं आपको बता दूं कि सेमीकंडक्टर की जो क्राइसिस चल रही थी 2020-22 के आसपास कोविड के टाइम से, उस समय भी कहा गया कि भाई पूरा प्रोडक्शन जो है थम सकता है, सेल्स गिर सकती है। अब एक नया जो है चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट। नहीं देखिए, ऑटो सेक्टर इस वक्त, और हम लोग भी कई बार बात करते हैं, ऑटो सेक्टर देश का इस वक्त सबसे बड़ी चर्निंग के दौर से गुजर रहा है, सबसे बड़ी एक तरह से कहें परेशानी के दौर से इस वक्त गुजर रहा है सर। कई समस्याएं हैं, स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, और उन सबसे बड़ी दिक्कत इस बात की है कि आखिर जो कारें बन रही हैं वो बिकेंगी कैसे। और जो सियाम के और बार बार जो आंकड़े आते हैं, महीने दर महीने, साल दर साल जो आंकड़े आ रहे हैं, वो इस तस्वीर को लगातार ये बताते हैं कि तस्वीर देश के ऑटो इंडस्ट्री की ठीक नहीं है। एक आंकड़ा है सर, उसके बाद आप कंटिन्यू कीजिएगा। ऑटो मेकर्स कह रहे हैं कि मैंने 3,12,850 यूनिट जो है डीलर्स को इसी महीने डिस्पैच किया। अगर इसी आंकड़े को आप एक साल पिछले से अगर कंपेयर करेंगे तो कहा जा रहा है कि उस समय हम लोगों ने 337,757 यानी 3,37,757 यूनिट्स बेची थी। यानी अगर आप दोनों को डेटा को कंपेयर करेंगे तो 7.4% का फॉल है सालाना आधार पर। बिल्कुल 7.5% का फॉल, जहां हम इस देश में बात करते हैं कि जीडीपी 6.5% की दर से बढ़ रही है, 7% के आसपास आपको एफडी में रिटर्न्स मिल रहा है, वहां ऐसे सेक्टर में देखना जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, लेबर इंटेंसिव है, वहां 7.5% का डेंट, ये बहुत चिंताजनक बात है सर। नहीं देखिए, और इसको इस तरह से भी समझिए कि डीलर के पास, यानी होलसेल डिस्पैच के ये आंकड़े हैं बेसिकली, डीलर्स के पास कंपनियां, मैन्युफैक्चरर अगर गाड़ियां नहीं बेच पा रही हैं, इसका मतलब डीलर गाड़ियां ले नहीं रहे हैं। डीलर गाड़ियां क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि उनके आउटलेट्स पे से गाड़ियां नहीं बिक रही, यानी उनके पास जो ऑलरेडी जो इन्वेंट्री है वो 55 दिन 50 दिन का उसका पाइलअप पड़ा हुआ है। ओके। तो इस वजह से डीलर मैन्युफैक्चरर से ही गाड़ी नहीं उठा रहे कि अभी आप रुको, पहले ये वाला जो माल है ये तो खप जाए। और इसी वजह से आप अखबारों को उठा के देखिए, आप एड्स देखिए, चाहे सोशल मीडिया पे देखिए, गाड़ियों पे तगड़े डिस्काउंट भी आपको नजर आएंगे। तो क्या सर बड़ा कारण ये है कि अर्बन कंज्यूमर्स के पास क्या डिस्क्रिशनरी जो इनकम है वो नहीं है क्या? बिल्कुल, देखिए वेज ग्रोथ उस रेस्पेक्ट में नहीं हुई जैसा पहले हो रही थी। लोगों की कमाई कम है, लोगों के खर्चे उतने ज़्यादा हैं कि आपकी जो पूरा का पूरा घर का बजट है वो संभाले जाने लायक नहीं है, और इस वजह से लोग कार खरीदने जैसे बड़े खर्च से पीछे हट रहे हैं। एक और बड़ी चीज़ है, वो है कारों की कीमतों का पिछले साल दर साल आधार पर कीमतों में इजाफा होना जी। और ये वो वजह है जिसके चलते कार कंपनियां तगड़े डिस्काउंट दे रही है, इसके बावजूद सेल्स उठ नहीं रही है। जी एक और जी प्लीज, एक और फैक्टर ये भी कहा जा रहा है सर कि लगातार जो कंपनियां नए नए मॉडल्स ला रही हैं, पुराने मॉडल्स की जो मांग है वो कम होती जा रही है, और आर्थिक मंदी जैसा आपने कही दिया वो भी एक मामला है ही। तो सर इन फैक्टर्स को भी काउंट किया जाए या नहीं? नहीं, बिल्कुल काउंट करना पड़ेगा। और एक और बड़ा फैक्टर है, पुरानी गाड़ियों की सेल्स बढ़ रही है, नई गाड़ियों की सेल्स कम हो रही है। जी, पुरानी गाड़ियों का तात्पर्य आपका इससे तो नहीं है कि जो आप दिल्ली में जो नया कानून आया है कि अगर 15 साल सब को समराइज आप उसमें कर लीजिए, अलग अलग तरीके के सरकार के रेगुलेशंस को भी समराइज कर लीजिए, लोगों की कमाई को भी समराइज कर लीजिए, उसमें तमाम चीज़ें, लोगों की बढ़ती जो प्रेफरेंस में जो बदलाव आया है, लोगों की यूटिलिटी व्हीकल खरीदने का जो एक प्रवृत्ति बढ़ी है, वो भी उसमें शामिल है। उसकी वजह से ये हुआ है कि FY26 में लगभग 60 लाख पुरानी गाड़ियां बिकने का एक अनुमान है। एग्जैक्टली। और उसमें 8 से 10% की जो ग्रोथ है पिछले साल के मुकाबले होती हुई दिखाई दे रही है। जी, कल भी सर हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा कर रहे थे हम लोग, तो सर उसमें भी कहा गया कि जो पुरानी गाड़ियों की कीमत है विशाल, वो अब पहले जैसी नहीं रही। पहले 3 लाख 4 लाख रुपए में छोटी गाड़ियां आ जाती थी, लेकिन अब आप खरीदने जाइए तो कोई भी छोटी कार भी अगर आप देखिए एकदम स्टार्टिंग लेवल की, वो भी 5-6 लाख से आसपास से स्टार्ट होती हुई नजर आ रही है। ऑन रोड आते आते वो भी 6-7 लाख रुपए की पड़ रही है। तो लोगों को लग रहा है कि सर 6-7 लाख रुपए दें, उससे अच्छा और क्यों नहीं 2-4-5 लाख लोन ले लें और उसके बाद बड़ी गाड़ियाँ जो है उसको खरीदा जाए। तो इस वजह से जो छोटी कार वाले जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो बड़े परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अब इसी कहानी में मैं सर कैफे नॉर्म्स को लाना चाहूँगा, और महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्सेस मारुति सुजुकी की जो लड़ाई है उसको भी आपसे बहुत ही आसान भाषा में समझने की कोशिश करें। उसको हम लोग डिस्कस भी कर चुके हैं मनी सेंट्रल में कि पहले कैफे नॉर्म्स है क्या सर, ये समझाइए। देखिए, अगले साल से जो कैफे नॉर्म हैं जो सरकार के हैं उसको लागू किया जाना है। एमिशन को वेट के आधार पे जो नॉर्म्स हैं उसमें कहा जो मोटे तौर पे जा रहा है वो ये है कि जो बड़ी गाड़ियां हैं जो ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रही हैं उनको उस चीज़ की
इजाज़त मिल जाएगी कि आप ज़्यादा एमिशन कर सकते हैं। छोटी गाड़ियों के लिए वहाँ पे एक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, ऐसा मारुति कह रही है। जो कैफ़े 3 के जो नॉर्म्स लागू होने वाले हैं, और इसीलिए वो मारुति का कहना है कि इसमें बदलाव होना चाहिए और वेट के हिसाब से इसमें जो है एमिशन को और बाकी चीज़ों, ताकि छोटी गाड़ियों की बिक्री बनी रहे बड़ी गाड़ियों के मुकाबले। अब इसको लेके जो महिंद्रा एंड महिंद्रा है और बाकी हैं, वो उनका अपना तर्क है कि साहब छोटी गाड़ियां ज़्यादा एमिशन करती हैं, 50% एमिशन छोटी गाड़ियों से निकल रहा है। उनके तमाम तरह के तर्क हैं। उनका ये भी कहना है कि इसका सेल्स से कोई लेना देना है नहीं, गाड़ियों की, छोटी गाड़ियों की बिक्री का। तो वो एक नया जो है एक मसला कैफ़े नॉर्म्स को लेके बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, जहाँ पे कि अब ऑटो इंडस्ट्री आपस में ही भिड़ गई है, बजाय इसके कि ये रास्ता ढूंढते कि किस तरह से हमारी बिक्री बढ़ सकती है। जी प्रवीण सर, एक और अंतिम मुद्दा है, वो भी हम आपसे समझना चाहेंगे चाइनीज़ रेयर अर्थ मैग्नेट और मेटल्स को लेकर, क्योंकि इस रिपोर्ट में वो भी जिक्र किया गया है सर। तो ये वाला मामला का क्या लेटेस्ट अपडेट है, ये भी हम आपसे समझना चाहेंगे। पिछली बार तो हम लोगों ने मनी सेंट्रल में चर्चा किया था कि जापान में कहा गया कि जो बहुत ही अच्छी ब्रांड है, बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है सर, जो स्विफ्ट की, वो प्रोडक्शन हॉल्ट होने की बात कही जा रही थी। और यहाँ भी कहा गया था कि जल्दी अगर आप उस पर अमली जामा नहीं पहनाते हैं, चाइनीज़ अथॉरिटीज़ से जल्दी परमिशन नहीं मांगते हैं, तो यहाँ जो प्रोडक्शन है वो पूरा तरह से हॉल्ट होता हुआ नजर आएगा। 2 व्हीलर्स को मैंने तो अभी जोड़ा ही नहीं सर। 2 व्हीलर्स वाले तो उनका अलग रोना था, वो तो कह रहे थे कि भाई जल्दी कराओ नहीं तो पूरा धंधा चौपट हो जाएगा। नहीं, लेकिन रेयर अर्थ मैग्नेट में अगर हम देखें तो अभी कुछ ऐसा बड़ा या कोई अर्जेंट ऐसा अब दिखाई दे नहीं रहा। जो कंपनियां हैं कुछ वो ये कह रही हैं कि अभी कुछ हमारे सामने एकदम बिल्कुल इमीडिएट कोई डेंजर इसका नहीं है कि सप्लाई को लेके या बाकी स्टॉक मौजूद है कंपनियों के पास, और प्रोडक्शन पे फिलहाल कोई खतरा अभी नज़र नहीं आ रहा। दूसरी और बड़ी बात यह है, चूंकि विदेश मंत्री खुद इस वक्त चाइना में है, जाहिर तौर पर ये आप बात मान के चलिए कि जो रेयर अर्थ मैग्नेट्स हैं उनकी सप्लाई को लेके भी उनकी वहाँ पे चीन के जो बड़े वो हैं उनके साथ बात जरूर हुई होगी और इस मसले का हल निकल सकता है। चलिए सर, तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। प्रवीण सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने कीमती समय निकाला, तमाम विषयों को बहुत ही आसान भाषा में विस्तार से समझाने की पूरी कोशिश की। तो आज के मनी सेंट्रल में बस इतना ही। इसी तरह देश, दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताज़ा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मनी 9। मनी 9 लाया है मेंबरशिप प्रोग्राम मनी 9 प्राइम। अब आपके दिमाग में कई सारे सवाल होंगे, मसलन आखिर क्या है ये मनी 9 प्राइम, आपके लिए यानी दर्शकों के लिए इसके क्या फ़ायदे हैं, और एक बड़ा सवाल ये कि मनी 9 प्राइम से आखिर जुड़ना कैसे है। तो इसकी पूरी जानकारी हम आपको देने जा रहे हैं। मनी 9 प्राइम में 3 प्लान होंगे, इकोनॉमी, स्टैंडर्ड और VIP। तो फटाफट ज्वाइन कीजिए YouTube पर मनी 9 प्राइम। ज्वाइन करने के लिए मनी 9 के YouTube पेज पर जाइए, होम पेज पर मिलेगा ज्वाइन बटन, इसे क्लिक करें, अपनी पसंद का प्लान चुनें और बस हो गया, अब आप रहेंगे सबसे आगे।